स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आप इन्हें या फिर इन्हें जानते हैं? ये साउथ कोरिया के फेमस के पॉप यानी कि कोरियन पॉप बैंड्स BTS, ब्लैक आर्मी और एक्सो हैं, जिनकी दीवानगी आजकल दुनिया के साथ ही साथ हमारे भारत के यूथ में भी सर चढ़कर बोल रही है। साल 2021 में किए गए एक फेसबुक एनालिटिक्स में बात पता चलती है कि भारत में K-पॉप के 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फैंस हैं। देखा जाए तो भारत में साउथ कोरियन ड्रामास की फैन फॉलोइंग भी इस कदर बढ़ी है कि आज इंडियन यूथ न केवल कोरियन कल्चर की ओर अट्रैक्ट होने लगा है, बल्कि उनके बीच कोरियन फूड और कोरियन लैंग्वेज सीखने तक का क्रेज बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि साउथ कोरिया के प्रति भारतीयों का बढ़ता लगाव एक वन साइडेड लव या टॉक्सिक रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जहां साउथ कोरिया के गवर्नमेंट से लेकर वहां के आर्टिस्ट तक भारत के ह्यूज मार्केट और इंडियन व्यूअर्स की मैसिव फैन फॉलोइंग का फायदा उठाकर करोड़ों का लाभ तो कमा रहे हैं। लेकिन साउथ कोरियंस के बीच भारतीयों की इज्जत चार कौड़ी भी नहीं है। वहां न केवल इंडियंस को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्ली भेदभाव के चलते क्लब्स में एंटर होने और शॉप से सामान खरीदने से रोका जाता है, यहाँ तक कि साउथ कोरिया के सियोल, बुसान और डेगू सिटी जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज में शॉप्स और क्लब्स के बाहर इस तरह के बोर्ड्स देखे जाना आम बात है, जिसमें खासतौर पर इंडियन डिसेंट के लोगों को टारगेट किया जाता है। और हम आपको बता दें कि यही साउथ कोरिया के 3 सबसे बड़े शहर हैं, बल्कि अक्सर उन्हें साउथ कोरियन नेटिव्स के द्वारा एब्यूसिव लैंग्वेज का सामना भी करना पड़ता है। और इन सब के स्पष्ट प्रमाण मिलने के बाद भी साउथ कोरियन गवर्नमेंट इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि अक्सर साउथ कोरियन गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि वो खुद अपने देश में भारत और दूसरे देशों से आए फॉरेनर्स के साथ हो रहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। देखा जाए तो इस तरीके से करोड़ों की फैन फॉलोइंग वाले कोरियन आर्टिस्ट भी भारत में अपने ह्यूज फैन बेस को एक्नॉलेज तो करते हैं, मगर इस मामले में अवेयरनेस फैलाने और अपनी मास अपील का सदुपयोग करने से बचते देखे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारतीयों ने साउथ कोरियंस का क्या बिगाड़ा है और आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से साउथ कोरिया के पब्लिक प्लेसेस पर भी आना जाना दूभर हो गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज का ये टॉपिक यूपीएससी मेंस, जीएस पेपर फर्स्ट के सोशल इश्यूज और पेपर 4 के एथिक्स से रिलेटेड सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया में भारतीयों के साथ हो रहा ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कोई आज की बात नहीं है, बल्कि आज से तकरीबन 15 साल पहले साल 2009 में कोरियन टाइम्स में छपी एक न्यूज के मुताबिक साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की सुंगकोंग हो यूनिवर्सिटी में काम करने वाले इंडियन रिसर्च प्रोफेसर बोनोजीत हुसैन को भी सिटी बस यूज करते समय एक लोकल कोरियन नेटिव द्वारा रेशियल एब्यूज का सामना करना पड़ा, जहाँ वो न केवल बोनोजीत के रंग और डिसेंट को लेकर उन्हें गालियां दे रहा था, बल्कि उन्हें मडी या कीचड़ जैसे रंग वाला बोलकर थूकने की कोशिश भी कर रहा था। मगर इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में बोनोजीत और उनका साथ देने वाली एंटी रेसिज्म NGOs का भी ये कहना था कि जब इस मामले की कंप्लेन लोकल पुलिस से की गई तो वो भी बोनोजीत की बजाय एक्यूज्ड का साथ देते नजर आए, जिसके विरोध में बोनोजीत ने अपनी आवाज इतनी बुलंदी से उठाई कि पूरे साउथ कोरिया में वो एंटी रेसिस्ट मूवमेंट्स के पोस्टर बॉय बन गए। और इस मूवमेंट के दबाव में आकर साउथ कोरियन नेशनल असेंबली को एंटी रेसिज्म बिल्स को बनाने को लेकर के भी चर्चा करनी पड़ी। लेकिन हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 15 साल बीत जाने के बाद भी साउथ कोरिया में इंडियंस के साथ हो रहा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आज भी जारी है, बल्कि साउथ कोरिया में रहने वाले 70% फॉरेन रेजिडेंट्स भी ये मानते हैं कि उनको वहां पर रेसिज्म फेस करना पड़ता है, जिनमें से 56% का ये दावा है कि उन्हें साउथ कोरिया में अपनी रेस की वजह से वर्बली एब्यूज किया गया है, जबकि 43% का कहना है कि पब्लिक प्लेसेस में उन्हें साउथ कोरियन नेटिव्स के द्वारा अनप्लीजेंट लुक दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि साउथ कोरिया में एक इंडियन यूट्यूबर द्वारा पोस्टेड एक वीडियो में दिखाया गया कि वहां पर कैसे इस्लाम और हिंदू रिलीजन के फॉलोअर्स को भी बाइकआउट करने की बात पब्लिक प्लेसेस पर लिखी पाई जाती हैं। इन सब के अलावा साउथ कोरिया में रहने वाले लोकल इंडियंस अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि अक्सर उन्हें मॉल्स में एस्टेब्लिश्ड शॉप में शॉपिंग करने से रोका जाता है, या अगर ये डायरेक्टली नहीं भी होता है तो उन्हें कुछ शॉप में घुसते ही इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि जैसे उन्हें कोई कम्युनिकेबल डिजीज या छूत की बीमारी हो। दोस्तों, इसी तरीके से साउथ कोरिया में काम करने वाले कुछ इंडियंस ने भी अपने इंटरव्यूज में माना है कि वर्क प्लेस में उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। Even in the workspace, you don't get treated very well sometimes. They are mean to you, I would say. That's all. Yeah. दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है।
दोस्तों प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ रहने वाले इंडियंस और फॉरेनर्स अक्सर इस बात को पॉइंट आउट करते नजर आते हैं कि उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार को लेकर वहाँ उन्हें कोई लोकल सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, यानी कि मानो कि साउथ कोरिया के समाज में ऐसा भेदभाव वाला व्यवहार एक थंब ऑफ रूल की तरह स्वीकार कर लिया है। दोस्तों इसी बारे में एक इंडियन डिसेंट की एक लड़की ने अपने इंटरव्यू में साउथ कोरिया में अपने डे टू डे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जहाँ भी बैठती है साउथ कोरियन उनके आसपास से उठकर कहीं और चले जाते हैं और कभी कभी तो उन्हें अनड्यू हेट्रेड का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि ये बात भी सही है कि इन इंसिडेंट्स की वजह से पूरे साउथ कोरिया और वहां पर रहने वाले साउथ कोरियन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। लेकिन साल 2020 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ कोरिया द्वारा कराए गए एक सर्वे में 82% रिस्पोंडेंट्स ने ये बात स्वीकारी है कि साउथ कोरियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीयों को साउथ कोरिया में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आखिर फेस क्यों करना पड़ता है। आइए इसके पीछे के कारणों को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक टाइम था जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान हमारे देश के अलग अलग क्लब्स, रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स के बाहर ऐसे साइन बोर्ड्स का लगा होना एक आम बात होती थी, जिनमें लिखा होता था कि कुत्ते और भारतीय यहाँ पर नहीं आ सकते। और ऐसा होता था कॉलोनियल माइंडसेट से उपजी रेशियल सुप्रीमेसी की वजह से। देखा जाए तो साउथ कोरिया भी ऐसी ही रेशियल सुप्रीमेसी की मानसिकता से ग्रसित है, जहां अपने देश नेशनलिज्म की भावना और कोरिया फर्स्ट की आइडेंटिटी और उनकी अपनी हजारों साल की इतिहास पर प्राउड फीलिंग इतनी ज्यादा है कि अक्सर ये रेशियल सुप्रीमेसी की फॉर्म में झलकने लगता है, जिसके चलते वो अपनी एथनिसिटी और फेयर कलर को सुप्रीम मानकर भारत जैसे ब्राउन और दूसरे डार्कर शेड के फॉरेनर्स को वहां अपने रंग की वजह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा साउथ कोरिया जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड और एडुकेटेड नेशन में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि साउथ कोरिया की रेशियल सुप्रीमेसी सिर्फ साउथ कोरिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके एग्जाम्पल आपको भारत में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आंध्रा के अनंतपुरम में एस्टेब्लिश्ड कोरियन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया मोटर्स के प्लांट्स के पास ऐसे बहुत से साउथ कोरियन रेस्टोरेंट्स और गेस्ट हाउसेज हैं जहां इंडियंस की एंट्री पर ही बैन लगा हुआ है और जो केवल इस प्लांट में काम करने वाले साउथ कोरियन वर्कर्स और उनके परिवारों को ही सर्व करते हैं। ऐसे में आप सोचकर देखिए, इंडियन टेरिटरी में इंडियंस की एंट्री पर बैन लगा हुआ है। साल 2019 में द वायर द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि इन रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले भी या तो कोरियन डिसेंट है या फिर नेपाली। हालांकि इस न्यूज के हाईलाइट में आते ही लोकल गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स पर उचित एक्शन लिया, जिसके बाद इन होटल्स और गेस्ट हाउसेज ने भी करेक्टिव मेजर्स लिए। मगर इंसिडेंट साउथ कोरियंस की रेशियल सुप्रीमेसी के डिस्टॉर्टेड माइंडसेट को एक्सपोज करता है, जहां इंडियंस और दूसरे डार्कर स्किन वाले फॉरेनर्स के बीच रंगभेद करते देखे जाते हैं, जहां वो केवल रंग की वजह से भारतीयों और दूसरे नॉन व्हाइट लोगों से बेहतर मानते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? आफ्टर ऑल ऑलमोस्ट 99% लिटरेसी रेट वाले साउथ कोरिया की मानसिकता इतनी गलत कैसे हो सकती है? और अगर हर समाज की तरह साउथ कोरियन सोसाइटी में भी कुछ कमियां हैं और वहां के कुछ लोगों के गलत सोच के चलते भारतीय डिस्क्रिमिनेट फील करते भी हैं, तो इसके खिलाफ वहां की सोसाइटी में एक मेजर आउटबर्स्ट देखने को क्यों नहीं मिल रहा? आइए सवाल का भी जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आप ट्विस्टेड सोशल नॉर्म्स और ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सुंदर हो या बदसूरत, गोरे हो या काले, लेकिन आपकी माँ की नजरों में आप दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे होते हैं। पर फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साउथ कोरिया में पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को स्कूल ग्रेजुएशन गिफ्ट के रूप में प्लास्टिक सर्जरी का गिफ्ट ऑफर करते हैं, जहां वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले अपने बच्चों को सो कॉल्ड फेयर एंड ब्यूटीफुल बनाने के लिए उनकी प्लास्टिक सर्जरी के एक्सपेंसेस को स्पॉन्सर करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साउथ कोरिया में फेयर स्किन और लुक्स को लेकर अनपैरेलल्ड ऑब्सेशन देखने को मिलता है। असल में अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर्स के लिए
ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के मामले में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, जहां लुक्स को ही सुप्रीम माना जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लुकिज्म भी कहा जाता है। जबकि कोरियन लैंग्वेज में इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को गॉनसंग कहा जाता है, जिसमें माना जाता है कि एक व्यक्ति के भाग्य को उसके फेस पर ही देखा जा सकता है या एक पर्सन की आउटवर्ड अपीयरेंस। और अगर हम साउथ कोरिया सोसाइटी को करीब से देखें तो हम पाएंगे कि वहां के एक व्यक्ति के सोशल सर्कल से लेकर जॉब अपॉर्चुनिटीज तक सब में एक पर्सन के लुक्स, और वो भी कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लुक, बहुत ही ज्यादा प्राइम रोल प्ले करते हैं। यही वजह है कि वहां इन जनरल एक व्यक्ति को उसके लुक्स और खासतौर पर उसके कलर के लिए जज और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसके चलते ब्राउन स्किन्ड इंडियंस को वहां हेट्रेड की नजरों से देखा जाता है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ने खुद अपने एक पोस्ट में जॉब सीकर्स को जॉब के लिए प्लास्टिक सर्जरीज करवाने और अट्रैक्टिव फेशियल फीचर्स डेवलप करने का सजेशन दिया था, जिसके चलते केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि खुद साउथ कोरियंस को भी अपनी सोसाइटी में लुक्स और कलर के बेसिस पर भेदभाव फेस करना पड़ता है। साथ ही बीते कुछ सालों में साउथ कोरिया में ब्लू कॉलर जॉब्स में भारतीयों का प्रोपोर्शन तेजी से बढ़ा है। देखा जाए तो वहां की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ पैक्ट साइन करके भारत से वर्कफोर्स के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। दोस्तों, इन सब के चलते साउथ कोरिया में कभी इंडियंस को उनके ब्लू कॉलर्ड वर्क के लिए नीचा दिखाकर दुत्कारा जाता है, या कभी कोरिया के एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बीच इंडियन वर्कर्स के बढ़ते प्रोपोर्शन को लेकर खींच में रेशियल अब्यूजेस पास किए जाते हैं। अब ऐसे में आप ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर साउथ कोरियन गवर्नमेंट इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए क्या जरूरी कदम नहीं उठा रही। दोस्तों, बात बिल्कुल सच है कि दुनिया का कोई भी देश या कोई भी सोसाइटी परफेक्ट नहीं हो सकती। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इसके मुताबिक भारत के सभी नागरिकों को ये मूल अधिकार दिया गया है कि उनके अपने रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट न किया जाए। और उन्हें अधिकार आज से 7 दशक पहले संविधान के बनने के साथ ही मिल गया था। फिर भी अगर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है तो इसके खिलाफ भी भारतीय कानून में उचित प्रावधान मौजूद हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 153A के तहत रेसिज्म करने वाले एक्यूज्ड को 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। मगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ आज तक मौजूद ही नहीं है। हालांकि इसके बारे में साल 2015 में यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी की ओर से साउथ कोरिया से अपने रेशियल माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का लॉ इनेक्ट करने की रिकमेंडेशन भी दी गई थी। देखा जाए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी साउथ कोरियन सोसाइटी में बढ़ते डिस्क्रिमिनेशन और उसके खिलाफ वहां के वर्किंग लीगल मेजर्स की भी बात उठती रहती है। दोस्तों, साउथ कोरिया के भीतर भी अलग अलग एनजीओज और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इसको लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, जिनमें साउथ कोरियन कोलिशन फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लेजिस्लेशन के 2 एक्टिविस्ट ने तो कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के इनेचमेंट के लिए 46 डेज लॉन्ग हंगर स्ट्राइक भी की थी, मगर इसके बाद भी बात नहीं बनी। हालांकि पास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ को लेकर साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली की ओर से कोशिश की जाती रही है। यहाँ तक कि पास्ट में 4 बार इस बिल को लेकर नेशनल असेंबली में ड्राफ्ट्स भी सबमिट हो चुके हैं, मगर लैक ऑफ पब्लिक कंसेंसस का हवाला देकर साउथ कोरियन गवर्नमेंट हर बार इस तरह के लॉज को फ्रेम करने से अपना पल्ला झाड़ लेता है। जाहिर है कि इस मुद्दे को लेकर साउथ कोरिया में पॉलिटिकल विल मौजूद ही नहीं है, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि साउथ कोरिया में कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस के डोमिनेंस की वजह से भी दूसरे रिलीजन्स को मानने वालों के प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के लॉज बन ही नहीं पाते। और यही वजह है कि साउथ कोरियन बिजनेसेस लीगली किसी भी फॉरेनर को सर्व करने से इनकार कर सकते हैं, जैसा वो अक्सर इंडियंस और दूसरे नॉन व्हाइट कस्टमर्स या पर्टिकुलर रिलीजन्स के फॉलोअर्स के साथ करते देखे जा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, लुक्स को लेकर साउथ कोरिया के इस डिग्रेडिंग माइंडसेट से परेशान होकर साल 2017 में यहाँ के प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट मून जे इन ने जॉब एप्लीकेशंस में फोटोज की रिक्वायरमेंट को बैन करने की घोषणा की, जिसके बाद से साउथ कोरिया में पब्लिक जॉब्स के लिए ब्लाइंड हायरिंग को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें एप्लीकेंट्स को बिना देखे हुए और बिना कोई अनरेगुलेटेड पर्सनल क्वेश्चन पूछे हायरिंग प्रोसेस को अंडरगो किया जाना होगा। देखा जाए तो इसी तरीके से साउथ कोरियन गवर्नमेंट वहां अपने देश में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ उचित एक्शन लेने का प्रयास करती देखी जा रही है, मगर अब इस बारे में और भी कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, आजकल की तारीख में भारत और साउथ कोरिया के बीच बीते साल लगभग 28 बिलियन यूएस डॉलर्स का बायलैटरल ट्रेड होता है। किया, हुंडई और सैमसंग जैसी साउथ कोरियन कंपनीज भारत में अच्छा खासा बिजनेस कर रही हैं। मगर आप जानते हैं कि भारत और साउथ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भारत की आज़ादी के 2 दशक बाद भी स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह थी भारत और साउथ कोरिया के बीच कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर नॉलेज शेयरिंग होता ही नहीं था। बल्कि यूएसए का एलाई और कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाने वाला साउथ कोरिया उस दौर के कोल्ड वॉर पीरियड में
भारत और यूएसएसआर की नजदीकियों की वजह से भारत को अपना एनिमी और एक कम्युनिस्ट सोशल कंट्री समझता था, लेकिन धीरे धीरे गलतफहमियां दूर हुई और इंडिया और साउथ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए। दोस्तों, कुछ ऐसी ही मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन आज भी भारतीयों और साउथ कोरियंस के बीच एग्जिस्ट करता है। हालांकि पूरी कंट्री और वहां के तमाम लोगों को गलत नहीं ठहराया जा सकता, मगर इसी मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से आज कुछ साउथ कोरियंस के बीच इंडिया और इंडियंस को लेकर एक गलत इमेज बन गई है, जहां इंडियन सोसाइटी और यहाँ के कल्चर को गलत तरीके से दर्शाया जाता है। और इसी रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स और पूर्वाग्रहों को दूर किए जाने की जरूरत है, जहां केवल एक व्यक्ति के रंग की वजह से और उसकी एथनिसिटी की वजह से उसे गलत समझा जाता है। मगर यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि देखिए, कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स की वजह से एक पूरे देश या फिर वहां के लोगों को गलत नहीं समझा जा सकता, बल्कि जिस तरीके से भारतीयों के बीच साउथ कोरियन कल्चर, म्यूजिक, फूड और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोशन मिला, वैसे ही इंडियन कल्चर को भी साउथ कोरिया में प्रमोट किए जाने और इसके बारे में उन्हें एडुकेट किए जाने की जरूरत है। और इस काम में वहां के पॉप आर्टिस्ट एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, जो दोनों देशों में अपने फैंस के बीच एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से दोनों देशों की सरकारों को भी इमिग्रेंट्स पॉलिसीज ही नहीं, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को भी बिल्ड किए जाने की जरूरत है, जिससे दोनों देशों और यहाँ के नागरिकों को एक दूसरे के पास लाया जा सके। साथ ही भारत को डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर साउथ कोरियन गवर्नमेंट से एंटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट्स बनवाने पर जोर देना चाहिए, जिसके लिए अगर जरूरी हो तो हम सब भी प्रेशर ऑफ मासेस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ऐसे में बात जग जाहिर है कि अगर दुनिया में किसी भी देश या कंट्री को ग्रो करना है तो उसे भारत से बिजनेस करना ही होगा। ऐसे में हम प्रेशर ऑफ मासेस को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देखा जाए तो आज साउथ कोरिया की ढेरों कंपनीज जैसे कि सैमसंग, किया, हुंडई, एलजी और पॉस्को इत्यादि भारत में अपना बिजनेस कर रही हैं। दोस्तों, भारत में कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा हैं। ऐसे में अगर इंडियन कंज्यूमर चाहे तो केवल अपने एक फैसले से दुनिया की बड़ी से बड़ी सरकार पर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। और इसका एक रिसेंट एग्जांपल हम मालदीव्स के रूप में देख सकते हैं, जहां जाने वाले हजारों टूरिस्ट ने अपने टिकट्स कैंसिल कर दिए हैं। ऐसे में कदम इंडियन डायस्पोरा को साउथ कोरिया में उचित सम्मान देने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही यहाँ हमें याद रखना चाहिए कि समाज कोई भी हो परफेक्ट नहीं होता, बल्कि उसे प्रयासों से परफेक्शन की ओर ले जाना होता है। हम भारतीय अपने देश की कमियां दूर करके उसमें हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को मिटाकर एक न्याय संगत सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसी कोशिश साउथ कोरिया भी करेगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज के अपने इस वीडियो डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।